नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, बात की शुरुआत करने से पहले सबसे अहम और ज़रूरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कोरोना अपने घातकता पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी मारक क्षमता और भी ज़्यादा बड़ी और कड़ी होती जा रही है। सरकार चुनाव लड़वाने, परिणाम अपने पक्ष में लाने और अगले चुनाव की तैयारी में जुटी है। सरकार चुनाव में कोरोना नहीं होगा और छठ करने पर होगा, इस विषय को साबित करने में लगी है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक बार पुनः प्रार्थना है कि कोरोना अपने मारक क्षमता में और ज़्यादा घातकता लेकर के आया है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कृपया अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक तो प्रदूषण है, दूसरा कोरोना है। जिन लोगों के पास मजबूरी है, क्योंकि हम सब लोग शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ पर कोई खेती है और उसकी मालगुजारी और लगान नहीं आता है, हम कमाएंगे तभी खाएंगे। कुछ लोग जो अपना थोड़े दिनों के लिए सेविंग करके रखे थे, वो आजकल 7-8 महीना से बंद के बाद उनकी भी सेविंग अब समाप्ति के ऊपर हो गई होगी। कितने लोगों की समाप्त हो गई होगी, ये एक मजबूरी समझ में आती है। लेकिन ये तो किया जा सकता है कि आप उसके प्रति एहतियात बरतें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके बचाव के उपाय करें। जो चिकित्सकों ने कहा है, जो वैज्ञानिकों ने समझाया है, सुझाया है, मतलब हाथों की एक नियमित अंतराल के बाद बढ़िया डिटर्जेंट से धुलाई और उचित दूरी बना करके रहना। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने बिहार चुनाव में देखा है, ना तो लोगों के पास मास्क था, ना ही उचित दूरी थी। जो प्रधानमंत्री कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा रोना रो रहे हैं, वही प्रधानमंत्री विजय की उन्माद को अपने ही आंखों के सामने अपने कार्यालय में मनाते हैं। एक बार भी नहीं कहते कि आप लोग उचित दूरी पर नहीं खड़े हैं, इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा। उनको कहना चाहिए था कि आप सब एक उचित दूरी बना करके, मेरे आंखों के सामने आप इतनी भीड़ लगाए हैं तो और जगह पर आप कितनी लापरवाही बरते होंगे। ये घातक है, ये नुकसानदायक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके सामने लोग लापरवाही से खड़े हैं, उसी को सुन रहे हैं। और अगर वो इस विषय को नहीं टोकता है, नहीं कहता है, तो ये अब इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली बात नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने दुश्मन ना बने और जितना संभव हो सके कोरोना के बचाव का उपाय करें। एक बार पुनः है आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मित्रों, कल मैंने कहा था कि मुद्दा तो वैसे कल का था कि भाई बिहार में जो सरकार बनी है उस पर चर्चा हो, लेकिन मैंने कहा था कि एक बार इस सरकार की स्वरूप सामने आ जाए, एक बार पता चल जाए कि नीतीश कुमार का शासन और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन काम करेगा या नीतीश कुमार का शासन प्रशासन काम करेगा। और ये बात तब पता चलता जब मंत्रिमंडल के बंटवारा में पता चलता कि कौन किसके जिम्मे मिला है। वो आज हो गया है। मित्रों, मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे अहम मंत्रालय होता है वो होता है गृह, वित्त, वाणिज्य, राजस्व, भवन निर्माण, पथ निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण विकास। ये सब सीरियल नंबर से ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जो राज्य शासन को दिशा और दशा देने वाला काम करते हैं। गठबंधन में जो कोटे के मंत्री होते हैं उनको ये सब मंत्रालय नहीं दिया जाता है, लेकिन जो साझेदार होता है, जो आपका बड़ा पार्टनर है, उसके लिए क्या, उसके लिए तो जरूर आप कुछ ना कुछ। अमरिंदर, आप कैमरे पर आना चाहेंगे क्या? आपको आमंत्रित करते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आइए, आपका स्वागत है। तो उसमें लेकिन जो छोटे पार्टनर है, जैसे मुकेश सहनी का है या जीतन मांझी का है, ये लोग को 4-4-5-5 सीटें जीते हैं, इन लोगों को भी एक मंत्रालय मिला है। मुकेश सहनी का तो अपना खुद का मंत्रालय मिला है, सन्ना मलाह कहता था वो, और उसको पशुपालन और मत्स्य पालन मिला है, मलाहों के कल्याण के लिए काम करे। बात आती है शासन प्रशासन की असली मंत्रालय पर। मुझे बड़ा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फ्री हैंड दिया, उदारता से काम करने का मौका दिया। मतलब नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के अलावा
गृह मंत्रालय भी है, जिसे वो बिहार में अपना प्रशासन चलाने में स्वतंत्रता और निश्चलता से काम करे। अगर गृह विभाग भी भारतीय जनता पार्टी दबाव में ले लेती तो ये कहा जाता कि नीतीश कुमार का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है। ऐसी आशंका मुझे इसलिए मेरे मन में उत्पन्न हुआ क्योंकि पूरे बिहार चुनाव में श्री अमित शाह जी कहीं नहीं थे। ना तो उनका कोई वर्चुअल रैली हुआ, ना ही फिजिकल रैली हुआ, ना तो वो सदैव वहां पर गए थे, ना ही वैदेह वहां पर गए थे। मतलब इस पूरे चुनाव में अमित शाह बिल्कुल बिहार से बाहर रहे। हालांकि उन्हें दौरान उन्होंने बंगाल का कई दौरा किया, ममता बनर्जी के मुकाबले की तैयारी और वहां के तैयारियों का जायजा लेने के लिए वर्चुअल से लेकर के टेलीफोनिक और स्वयं जाकर के पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज कराया। लेकिन वही बिहार से ही जाते होंगे, क्योंकि जहां जो जाते होंगे वो बिहार लांग करके ही जाते होंगे, लेकिन वो बिहार में उतरना उचित नहीं माने। गृह मंत्री है, उनका अपना खुद का जहाज है गृह मंत्रालय का। ऐसा नहीं है कि वो सीधी फ्लाइट ले लिए हो इसलिए नहीं आ पाते हो, ऐसी बाध्यता और मजबूरी। लेकिन पता न क्यों अमित शाह बिल्कुल बाहर रहे। लेकिन खैर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में जब मैं अमित शाह को अगली पंक्ति में देखा तो मेरा माथा ठनका। मैं बोला जी अब लगता है कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी अमित शाह स्वयं अपने ऊपर ले ली है और फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए ओपनिंग मैदान में उतर आए। और वो कुछ दिखा भी, क्योंकि वहां पर प्रशासन के लिए नीतीश कुमार से अपना सीट शेयरिंग और इस सबों पर मंत्रालय शेयरिंग और इस सबों पर बातचीत तो हुई होगी। उसमें अमित शाह ही अब मोदी जी के बाद के बड़े पर्सनालिटी है बिहार में, तो ऐसा कोई है नहीं। बिहार चुनाव के पहले ही मैंने एक अनुरोध आपसे, रणधीर, वीडियो इज नॉट क्लियर एंड ऑडियो इज वेरी लो। Unfortunate, this record due to some are requesting for video conference and it may clear right now. Please correct if now you are able to understand, are able to watch clearly my video or clear sound, please advise. तो मैंने उस पर कहा था कि अगर उसमें नीतीश कुमार के जोड़ीदार के रूप में जो सुशील मोदी वहां पर है, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को खोखला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को या तो उन्होंने खत्म कर दिया है। रणधीर, प्लीज रिप्लाई नाउ द वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर और नॉट। Randir, if you are able to hear me, please say now the video or audio is clear or not. तो उसमें मैंने कहा था कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के जड़ों में माथा डालने का काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समाप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सुशील मोदी के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे, सुशील मोदी के विषय में सोचे। और मैं ये तो नहीं कहूंगा, समाचार चैनल वाले कहते हैं कि आपके चैनल का अनुरोध पर रिएक्शन को, मैं ऐसा नहीं कहा था। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर मुझ जैसा एक साधारण आदमी को ये बात समझ में आ रही थी कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहे हैं और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी कोई नो नॉट क्लियर, व्हाट्स हैपन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, माय नीड आर strong and my audio video is not strong. Why? But but I have no options. Please wait, I will try to do some technical problem. It is a call happen due to net problem, but the internet is good. Okay. सुशील मोदी, अगर मुझे ऐसा आदमी को समझ में आ रहा था कि सुशील मोदी वहां पर मठा डालने का काम कर रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो ये बात बिल्कुल समझ में आई जाती होगी, आई रही होगी कि जी ऐसा होता है। लेकिन मुझे बड़ा खुशी है कि सुशील मोदी को वहां से हटा दिया गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से हटाया गया, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर मुझ जैसे साधारण आदमी को बात समझ में आती थी तो नरेंद्र मोदी को तो जरूर समझ में आती हो। कोई नरेंद्र मोदी बिहार के मोदी को मोदी और मोदी के चक्कर में पड़ते तो बिहार हाथ से चला जाता।
लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार के अपने भारतीय जनता पार्टी में एजेंट, हाँ धर्मेंद्र नमस्कार, सुशील मोदी अब वहां से बाहर है और अब कंपरसेट के लिए या तो विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर केंद्र में लाए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि श्री रामविलास पासवान जी की जो सीट राज्यसभा वाली खाली है उस पर लेकर के और उनको ले आया गया। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष है, वित्त मंत्रालय का ठीक ठाक ज्ञान है, हो सकता है वित्त मंत्रालय में अपोइंट किए जा सकते हैं और दिल्ली में आ जाएंगे तो कंट्रोल में रहेंगे। बिहार में थे तभी नीतीश कुमार का हित चिंतक थे। दिल्ली से पटना की दूरी बहुत है, उतना भी हित नहीं जा पाएगा, वो दिल्ली में आकर के खुद ही का हित नियंत्रण कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, सुशील मोदी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक संतोष की सांस ले रही होगी, अनुभूति कर रही होगी कि चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त है, सुशील मोदी से पिंड छूटा। अब वहां के जो दो नए चेहरे आए हुए हैं उन पर दारोमदार है, लेकिन हाँ नमस्कार, बड़ी मुश्किल है कि जो दो नए चेहरों को आगे प्रमोट किया गया है उसमें काबिलियत से ज्यादा जातीय आधार को नरेंद्र मोदी ने प्राथमिकता दिया है। हालांकि जो बिहार का मंत्रिमंडल है वो समावेशी बहुत बढ़िया है, वो सभी का उसमें साझेदारी हुआ है, स्वर्ण समाज से लेकर के पिछड़ी अति पिछड़ी मुस्लिम सब चीज का समावेश उसमें हुआ है, ये एक बढ़िया बात है। लेकिन जो फेस बिहार में बनाया गया है ना वो वोट बैंक की राजनीति की वजह से बनाया गया, काबिलियत उसमें नहीं। मैं उन लोगों की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मेरा सबसे ऐतराज है श्रीमती रेणु देवी का, रेणु देवी की ईमानदारी, रेणु देवी की वरिष्ठता और रेणु देवी के कर्तव्य परायणता पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा। लेकिन रेणु देवी का ना स्वास्थ्य और रेणु देवी का उम्र, ये दो चीज भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी जहाज को ले जा करके बिहार में खेने के लिए, उसको पार करने के लिए वो दोनों चीज आड़े आ रहा है। संबोधन कर रहे हैं कि मेवालाल से तो अच्छा तो ताराम ही था। वो आप देखिए, आपका कहना ठीक है, मेवालाल से तो अच्छा तोताराम ही था। एक मिनट, आपका ना बाकी वाला आइडियो नीचे आ रहा है, तो चलिए ठीक है। anyway, मैं अभी उस पर मेवालाल बाद में, देखिए मेवालाल को कुछ शिक्षा उच्छा में इधर उधर करने का है, लेकिन राजनीति में वहां तक पहुंचने के लिए कुछ इधर उधर के इल्जाम लग जाता है। अभी उन पर जब तक कोई अदालत अपनी फैसला ना दे, अपनी मोहर ना लगा दे, तब तक हम इस विषय को कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कम आ रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों आवाज में कोई कमी है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंटरनेट की तो प्रॉब्लम है, वो ठीक चल रहा है, बट पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा नजदीक आके ऊंचा बोलने का। लेकिन रेणु देवी का स्वास्थ्य और रेणु देवी का उम्र, दो चीज थोड़ा सा आगे आ रहा है। हालांकि वो नोनिया समाज के हैं और शायद इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सोचा होगा कि भाई चलो एक जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का जो उनके माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे, वो एक चीज हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चाहिए कि भाई देखिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात होता, भारतीय जनता पार्टी कब तक नीतीश कुमार के छाये के साथ साथ चलेगी। नीतीश कुमार की राजनीतिक चरित्र है, लालू प्रसाद जी ने उनको कहा है पलटू राम, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये भी गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार इस सरकार के साथ पूरे 5 साल तक चलेंगे, नहीं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पलटी मारे ना, हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जरूर पलटी मार सकते हैं। बंगाल चुनाव के बाद या बंगाल चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है, लोकसभा चुनाव में अपना जीती हुई 17 सीटें नीतीश कुमार को दे दिया था। ये बहुत कम होता है, राजनीति में ऐसा कम देखने में मिलता है कि आप अपनी जीती हुई, क्योंकि दोनों लोग लालू जी और नीतीश जी लड़े थे, 2 सीट आए था। लेकिन जब लालू जी ने गर्दनिया पार दिया नीतीश कुमार को, मतलब एकदम बिलबिला दिया था उनको, वो बेचारे छटपटा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी उनको सहारा दिया और अपनी जीती हुई 17 सीटें उनको दी कि भाई आप इस पर इनको चुनाव लड़ाइए, और इसमें बहुत ज्यादा जीत हासिल किया नीतीश कुमार ने। जो नीतीश कुमार का लोकसभा में कुछ सदस्य संख्या बड़ी है वो ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा ने अपनी जीती हुई सीट दी है उनको। अभी भी संख्या बल उनसे दुगना के करीब है, मतलब दुगना से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन फिर भी उनको गृह विभाग, प्रशासन,
और ग्रामीण विकास, ऐसे सब महत्वपूर्ण मंत्रालय जनता दल यू के कोटे में दिया गया है। सबसे बड़ा होता है मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग। गृह विभाग उन्होंने स्वतंत्र रूप से नीतीश कुमार के जिम्मे दिया है कि आप अपना शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन पलटू राम आगे क्या करेंगे नहीं कह सकता, मैं इस पर नहीं जा रहा। नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी ने जो अपना बड़ा दिल दिखाया है, उस बड़े दिल के मुकाबले में ये मेरा है कि हर राजनीतिक दल का एक फर्ज होता है कि वो अपने पार्टी को बड़ा बनावे। नीतीश कुमार के छाये से हटने के लिए जो वहां पर नरेंद्र मोदी को सिपहसालार बनाना चाहिए था, मेरे ख्याल से जो उन्होंने अभी चेहरा बनाया हुआ है, उनमें राजनीतिक कुशलता दक्षता के ऊपर जातीय आधार और वोट बैंक की राजनीति मुझे ज्यादा दिख रही है, उनके काबिलियत में नहीं दिख रहा। जो लोग हैं वो अपने आप में काबिल है, लेकिन वही सबसे काबिल है ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वहां चाहिए था नित्यानंद राय को, आर के सिंह को, अश्विनी चौबे को, इन जैसे लोगों को वहां पर आगे प्रमोट करना चाहिए था, ताकि उससे पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी असल में वहां पर अपनी राजनीति साधने का काम कर रही है, जातीय संतुलन की नहीं है। क्योंकि अगर आप जातीय संतुलन पर बात कर रहे हैं तो फिर आप किस बेस पर लालू प्रसाद यादव का विरोध कर रहे हैं, किस बेस पर? वो भी तो अपने एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ अपना सरकार बना रहे थे और सरकार चला रहे थे। फिर जब आपको भी उसी आधार पर करना है तो फिर उसमें बिहार का भला कहाँ होगा? लेकिन नरेंद्र मोदी क्या सोचे हैं मुझे नहीं मालूम। आमतौर पर एक गलतफहमी फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पत्रकारों को, लुटियन जो उनके पत्रकार फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण बहुल पार्टी है, मतलब राजपूत ब्राह्मण बनिया भूमिहार की पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सरासर इल्जाम है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिला वो अपना पिछड़ा कार्ड खेलने से कभी नहीं, जब भी उसको मौका मिला वो पिछड़ा दलित मुस्लिम के हित की बात करने में रत्ती भर भी वो हिचकी नहीं। आपको पता होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश, डायरेक्शन बोलते हो, कोई ऑर्डर नहीं था, डायरेक्शन था कि भाई अनुसूचित जनजाति एक्ट के अंतर्गत जो केसें बनती है उसमें कम से कम एक बार जांच लिया जाए कि सच्चाई है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी में लिफ्ट मांगे और वो कहा कि जी नहीं परिवार बैठा, कहीं से बैठाएंगे तो कौन सा जाति को, जी पंडित है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, हेलो हाँ ST ST लगाओ भाई इस पर। अब वो 6 महीना तक तो पूछेगा ही नहीं कि भाई तेरे से क्या हुआ, 6 महीना तक आप जेल में रहेंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि आपने अपराध क्या किया। अगर इस तरह के हुआ तो नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा इसको और ज्यादा मजबूत और स्वर्ण समाज को और ज्यादा अपाहिज बनाने का काम किया और ज्यादा लाचार बनाने का काम किया। लेकिन फिर भी लुटियन जो उनके पत्रकार उनको क्षत्रिय 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 और स्वर्ण समाज का हित चिंतक बनाए रखना। देखिए इसमें कहीं कोई दो रानी है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर निश्चित रूप से स्वर्ण समाज का लोग है, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग के अपनी जातीय आधार पार्टियां हैं। जैसे यादव का उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह है तो बिहार में लालू प्रसाद है, नो डाउट ये दोनों जातियां यूपी बिहार में लालू मुलायम के साथ ही है, कुछ ना भी हो जाए। लेकिन अभी भी मैक्सिमम यादव बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव और बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव के साथ है, उनके बाद में उनके लिए। वही हाल मुसलमानों में है। मुसलमान भी अपने जगह पर ये देखता है कि कौन भाजपा को हरा रहा है वो उसके साथ। उसका जीता जाता उदाहरण है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के जीते हुए मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाके से हार गए। पप्पू यादव पूरा बिहार के पटना में सीने भर पानी में पैदल चल चल करके भोजन पानी और सामग्री बांटता रहा, लेकिन उसका एक सीट नहीं। और हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी आया और 5 सीट निकाल ले गया। तो आप समझिए कि मुसलमान भी कितना हो, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देने की बात नरेंद्र मोदी करे, लेकिन मुसलमान उनके साथ नहीं है। उसी तरह से दलित जातियां हैं, दलित जातियां उत्तर प्रदेश में मायावती और बिहार में रामविलास पासवान जी, सीताराम मांझी जी, वहां तो बहुत सारे वोट के ठेकेदार है दलित जातियों का। लेकिन स्वर्ण समाज के पास विकल्प विहीन है, विकल्प नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दोहन कर रही है स्वर्ण समाज के लोगों का। अभी भी बिहार में जब चेहरा बनाने की बात नौबत आई तो उन्होंने स्वर्ण समाज के किसी आदमी को चेहरा नहीं बनाया। मतलब उप मुख्यमंत्री के सीट पर स्वर्ण समाज का कोई आदमी नहीं बना। अमरिंदर सिंह जिनको मंत्री बनाया गया है वो सबसे वरिष्ठ राजनीतिक जीन उनमें, उनके दादाजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री हुआ करते थे, उनके भाई झारखंड में वित्त मंत्री थे। मतलब वो पूरा परिवार राजनीतिक जन्मघुटी लेकर के पैदा हुआ है, मतलब जन्मघुटी में राजनीति सीखा है। उसको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि
वो स्वर्ण समाज का था, उनका चेहरा दागदार हो जाता। ये एक इल्जाम है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं वो जाने, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा रही नहीं, वो तो मोदी और शाह जो सोच रहे हैं वही भाजपा सोच रहे हैं, वही भाजपा का एक्ट है जो ये लोगों का रिएक्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकल्प के अभाव में स्वर्ण समाज को दोहन कर रही है, वो करती है। मेरा आज का विषय ये था कि नीतीश कुमार को हाफ और सुशील मोदी को साफ किया है, ऐसा क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री है बंसल जी के नाम से। जितना योगी जी के राह में प्रशासनिक स्तर पर रोड़ा लगाने का काम ये तीनों लोग करते हैं, उतना कोई नहीं करता। नहीं तो आज योगी जी राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्षम और सुदृढ़ होते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को हाफ करने में नरेंद्र मोदी ने ये 2 स्पीड ब्रेकर दिया है? डबल इंजन की सरकार में 2 स्पीड ब्रेकर बैकअप के लिए तो नहीं दे रहा है वो मुख्यमंत्री को, प्रशासनिक रूप से बैकअप का नहीं, क्योंकि ये तो आगे प्रशासन किस तरह से काम करेगा इस पर पता चलेगा। क्योंकि बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को ये तो बात पता है कि बेशक गृह मंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन शक्ति का केंद्र तो भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली से लेकर के पटना तक विधायकों की संख्या के पास ज्यादा है, तो प्रशासन के लोग किस तरफ ज्यादा लॉयल होते हैं ये देखने वाली बात है। प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी कितनी दखल देती है डे टू डे के फंक्शन में, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से नीतीश जी और लालू जी का सरकार था, तो लालू प्रसाद यादव डे टू डे के काम में टांग डालते थे, अपना चलाते थे, नीतीश कुमार का चलने नहीं देते थे। इसीलिए नीतीश कुमार उनको छोड़ करके भागने पर मजबूर हुए और भागे भी। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार में तो बड़ा दिल दिखाई है, बड़ी उदारता दिखाई है, लेकिन क्या आगे डे टू डे फंक्शनिंग में भी इतनी उदारता दिखाएगी, ये देखने वाली बात है। अगर जिस तरह से उदारता उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाया है, अगर इसी तरह की उदारता डे टू डे फंक्शनिंग में दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में अगर दिखाती है, तो मैं समझता हूं कि ये बिहार के लिए शुभ संकेत है और गठबंधन का एक नया स्वरूप है। उम्मीद है कि बिहार सुशासन बढ़िया से चलेगा, बिहार का शासन मजबूती से चलेगा और बिहार और बिहारियों के लिए कुछ खास होगा। नए उद्योग धंधा लगेंगे और वहां पर शांति प्रिय और निश्चित वातावरण रहेगा कि कोई उद्योगपति जाने में हिचके नहीं। पहले जैसा नहीं था कि अस्पताल से डॉक्टरी अपहरण हो जाता था, वो ना हो, तब जाकर के बिहार विकास होगा। प्रशासन चाहे नीतीश कुमार के पास रहे या भाजपा के पास रहे, सबसे बड़ी बात है कि सुशासन बिहार के पास हो और बिहार को सुशासन मिले। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं राकेश वर्मा अपनी बात बंद करने से पहले एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के बचाव के वो सारे उपाय करिए, शासन प्रशासन के जी में ना रहिए, क्योंकि वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में व्यस्त है। आप अपना ध्यान खुद रखें, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा, और आपका कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। जय हिंद, धन्यवाद।